तो यहां पे कह रहे द पायोनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी नॉट ओनली हैड टू फाइंड देयर ऑन आंसर टू क्वेश्चन लाइक दिस। तो जो पायोनियर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे वो स्टार्टिंग के अंदर इन प्रश्नों को उत्तर नहीं पा सके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पायोनियर सोशियोलॉजिस्ट थे उन्हें केवल इन क्वेश्चन का आंसर ही डेवलप नहीं करना था, बट यहां पर दे आल्सो हैड टू फॉर्मुलेट न्यू क्वेश्चन फॉर देमसेल्फ, बल्कि अपने लिए नए नए क्वेश्चन भी डेवलप करने थे। और इट वॉज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग सोशियोलॉजी इज एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दैट द क्वेश्चन टुक शेप। दे वर नॉट अवेलेबल रेडीमेड, यानी जो क्वेश्चन जो थे वो उनको खुद को डेवलप करने थे, जो कि एक रेडीमेड यानी स्वनिर्मित नहीं थे, खुद ही तैयार क्वेश्चन नहीं थे। ये आखिर ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, ये क्वेश्चन भी डेवलप करना था और उनके आंसर भी उनको ही डेवलप करने थे। अब यहाँ पे सोशलिस्ट का एग्जाम्पल दे रहा है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन पायोनियर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया L.K. अनंत कृष्णा जो थे, सबसे पहले एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे L.K. अनंत कृष्णा, जिन्होंने कि अपना कैरियर एक क्लर्क के रूप में चालू किया था। आगे जाकर के वो एक स्कूल टीचर बने और बाद में कॉलेज के लेक्चरर्स के रूप में वो डेवलप हुए थे इन कोचीन के अंदर। और जो प्रेजेंट कोचीन स्टेट, जो प्रेजेंट डे आज की डेट के अंदर हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो केरला के अंदर है। वन ऑफ द अर्लीस्ट पायोनियर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया L.K. अनंत कृष्णा अय्यर बिगैन, उन्होंने अपना कैरियर वहाँ पर डेवलप किया। 1902 के अंदर ही वॉज आस्क्ड बाई द दीवान ऑफ कोचीन, जो कोचीन के उस समय बेटा एक जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता है आज का, वहाँ पर उस समय पर दीवान हुआ करते थे हर स्टेट के, यानी प्रोविंसेस के बेस के ऊपर। कोचीन के स्टेट के उन्होंने दीवान ने उनसे कहा टू असिस्ट विद एन एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ द स्टेट, कि वो एंथ्रोपोलॉजी सर्वे को करने के अंदर उनकी हेल्प करें। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड सिमिलर सर्वे, वो भी इस टाइप का सर्वे करवाना चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो अनंत कृष्ण अय्यर डिड दिस वर्क ऑन ए प्योरली वॉलंटरी बेसिस, तो उन्होंने ये काम बिल्कुल एक तरह से वॉलंटरी बेसिस के ऊपर किया था, यानी उसका उनको एक तरह से कोई मेहनताना वगैरह नहीं मिला था। वर्किंग एज ए कॉलेज टीचर इन द महाराजा कॉलेज एट एरानकुलम ड्यूरिंग द वीक and functioning as unpaid superintendent of anthropology in the weekends, यानी वो वीकेंड के अंदर इस काम को करते थे एक सोशोलॉजिस्ट के बेस के ऊपर, उसके बदले में उनको कोई पैसा वैसा भी नहीं दिया जा रहा था। तो अनंत कृष्ण अय्यर वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, यानी उन्होंने सोशोलॉजी की कहीं से कहीं तक भी कोई पहले अलग से कोई एजुकेशन गेन नहीं करी थी, सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे टू रिसीव नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज ए स्कॉलर एंड एकेडमिशियन, और उसके बेस के ऊपर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी एक अलग से अपनी ख्याति प्राप्त की थी। He was invited to lecture at University of Madras and was appointed as reader in the University of Calcutta। तो उनको मद्रास के अंदर, मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था। बाद में वहीं पर ही उसी यूनिवर्सिटी में उनको एक रीडर बना दिया गया था। रीडर एक पोस्ट का नेम है जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर होती है। वेयर ही हेल्प सेटअप द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया, वहाँ पर उन्होंने इंडिया का पहला एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट सेटअप किया था। He remained at the University of Calcutta from 1917 to 1932, यानी करीब 15 सालों तक उन्होंने वहाँ पर वर्क किया था। तो दो ही हैड नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इन एंथ्रोपोलॉजी, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एथनोलॉजी सेक्शन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। हालांकि उनके पास में कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन तो थी नहीं एंथ्रोपोलॉजी की, फिर भी वो एक एथनोलॉजी सेक्शन के इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट हुए। ही वॉज अवार्डेड एंड ऑनरेरी डॉक्टरेट बाई जर्मन यूनिवर्सिटी, जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बुलाया गया, वहाँ पर उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ड्यूरिंग हिज लेक्चर टूर ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी ही वॉज आल्सो कन्फर्ड द टाइटल्स ऑफ रॉय बहादुर
एंड दीवान बहादुर बाई कोचीन स्टेट। तो कोचीन स्टेट के जो दीवान थे या जो वहाँ पे के जो किंग थे, उन्होंने भी उनको अलग अलग टाइटल्स दिए थे, जैसे कि राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये एक टाइटल उनको प्रोवाइड किए गए थे कोचीन स्टेट की तरफ से। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अनंत कृष्ण अय्यर का। तो दूसरे बाद में अपने जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स थे, शरद चंद्र रॉय, ये भी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए थे। 1871 के अंदर इनका बर्थ हुआ, 1942 तक रहे थे ये, और ये भी एक एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि सोशियोलॉजी को इंडिया के अंदर एक डिसिप्लिन्ड वे के रूप में एस्टेब्लिश किया था। तो बिफोर टेकिंग हिज लॉ डिग्री इन कैलकाटा रिपन कॉलेज, यानी इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री, यानी एक तरह से तो वकील थे, और लॉ की डिग्री इन्होंने रिपन कॉलेज से गेन करने से पहले रॉय हैड डन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश के अंदर एमए कर लिया था। सून आफ्टर ही हैड बिगन प्रैक्टिसिंग लॉ, उसके बाद में लॉ की तैयारी प्रैक्टिस करने लगे। He decided to go to Ranchi in 1898 to take up a job as an English teacher at a Christian missionary school। 1898 के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल के अंदर उनको एक इंग्लिश टीचर का जॉब किया। तो ये जो डिसीजन था वाज टू चेंज हिज लाइफ फॉर द रिमेन इन रांची फॉर द नेक्स्ट 40 years ऑफ। तो ये जो उनका जॉब उन्होंने ज्वाइन किया, वहीं से इनकी लाइफ एक तरह से बिल्कुल चेंज हो गई थी। और ही बिकेम द लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कल्चर एंड सोसाइटी द ट्राइबल पीपल ऑफ द छोटा नागपुर रीजन, जो कि प्रेजेंट डे के अंदर झारखंड में। तो मेन अथॉरिटी बन गए। कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ ट्राइबल पीपल जो का एक डिपार्टमेंट वहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के अंदर, जो कि प्रेजेंट डे के अंदर झारखंड के अंदर है, उस जगह के ऊपर जो अलग अलग ट्राइबल्स पीपल थे उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च वर्क किया था। तो रॉयज इंटरेस्ट इन एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड बिगेन when he gave up his school job and began practicing law at Ranchi courts, eventually being appointed as official interpreter in the court। तो जो रॉय का जो इंटरेस्ट था एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर में था, तो अपनी जॉब को छोड़ने से पहले वो है जो रांची में जाकर के ही उन्होंने लॉ का काम करना शुरू किया, और कोर्ट के अंदर एक इंटरप्रेटर के रूप में वहाँ पर उन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया था, या उनको अपॉइंट कर दिया गया था। तो रॉय बिकम डीपली इंटरेस्टेड इन द ट्राइबल सोसाइटी एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल नीड टू इंटरप्रेट ट्राइबल कस्टम एंड लॉज टू द कोर्ट। तो रॉय है जो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडियन ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो प्रोफेशनल के रूप में, क्योंकि मेन जॉब तो उनका लॉ का वहाँ चल रहा था इंटरप्रेटर का, और एक दूसरा जॉब उन्होंने एक साइड जॉब एक तरह से चालू किया था। तो उसके लिए जरूरत थी इंटरप्रेट ट्राइबल कस्टम एंड लॉज टू द कोर्ट, यानी कोर्ट के अंदर जो ट्राइबल कस्टम क्या है, लॉ क्या है, उनको एक तरह से एक्सप्लेन करने की। तो उसके अंदर ये एक इंटरप्रेटर का काम करते थे। He traveled extensively among tribal community and did intensive field work among them। बहुत सारी, क्योंकि ये जो एरिया है आपका झारखंड का एरिया, वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में जाकर के उन्होंने वहाँ पे रहे और उन फील्ड वर्क किया, उनके कस्टम को, ट्रेडिशन को समझा और काफ़ी सारे काम किए। तो ऑल ऑफ दिस वॉज डन एज एन एमेचर बेसिस, बट रॉयज diligence and keen eye for detailed result in the valuable monographs and research article। तो उनका जो मेन फोकस था कि जो इन लोगों का जो मोनोग्राफ है, उनके जो लिटरेचर है, उसको समझा जाए, एक्सप्लेन किया जाए। तो रॉय पब्लिश्ड मोर देन 100 आर्टिकल्स इन लीडिंग इंडियन एंड ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल इन एडिशन टू हिज फेमस मोनोग्राफ ऑन द औरन, मुंडास एंड खरियास। तो रॉय पब्लिश एक से मोर देन 100 आर्टिकल्स उन्होंने इंडियन और ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल नेम है ये, उसके ऊपर पब्लिश किया, जिसके अंदर उनके मोनोग्राफ जो किसके बेस पे थे, औरान, मुंडास और खरियार, ये एक ट्राइब्स का नेम है, इनके ऊपर उन्होंने अपने कई सारे आर्टिकल्स लिखे और उनको पब्लिश किया। तो ही फाउंडेड द जनरल मैन, ये भी एक
उसका जनरल का नेम है जनरल मैन इन इंडिया, 1922 के अंदर उन्होंने फाउंडेड किया। द अर्लीस्ट जर्नल ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया दैट इज स्टिल पब्लिश, सबसे पहला जर्नल था जो कि अभी पब्लिश हुआ था। इसके बाद में फिर हम बात करें, एक और जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनका नेम था जीएस घुरे। तो जीएस घुरे ये भी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। 12 दिसंबर 1893 को इनका बर्थ हुआ था मालवानुगे। तो जीएस घुरे कैन बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी एक सोशियोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टैब्लिश इसलिए किया था, जीएस घुरे ने किया था। He headed India's very first postgraduate teaching department of sociology at Bombay University for 35 years. यानी 35 सालों तक वो जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएट डिपार्टमेंट चला, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर था वहां पर उसके ये हेड 35 ईयर्स तक बने रहे। He guided a large number of research scholars, many of whom went on to occupy prominent position in the discipline. तो कई सारे जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने कि इनके अंडर में रह करके रिसर्च वर्क किया, यानी डॉक्टरेट की डिग्री गेन करी, प्रोमिनेंट पोजीशन अपने इस रिसर्च के अंदर। ही आल्सो फाउंडेड द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी एज वेल एज जनरल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। साथ में इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ये दोनों नेम है बेटा, उनको भी इन्होंने क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था। तो घुरे रोट ऑन कास्ट, रेस एंड थीम्स इंक्लूडिंग ट्राइब्स, किनशिप, फैमिली, मैरिज, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड द हिस्टोरिक रोल ऑफ द सिटीज, रिलीजन एंड द सोशियोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रीगेशन। तो घुरे ने जो ट्राइब्स थे उनके कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था, अलग अलग थीम्स लिखी थी। अब जो ट्राइब्स की किस तरह से इनका कल्चर है, नातेदारी, परिवार, इनमें मैरिज कैसे होती है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, इनका साइटिस के अंदर क्या स्पेसिफिक रोल है, रिलीजन क्या उसको फॉलो करते हैं, तो इन सारे सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इनके क्या क्या हैं उनके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था। तो घुरे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफ्यूजन ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप ऑन हिंदू रिलीजन एंड थॉट नेशनलिज्म एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि घुरे सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे, आपके डिफ्यूजनिज्म से, ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप जो हिंदू रिलीजन के अंदर थी, हिंदू रिलीजन के बेस पर सीखा जा रहा था, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और हिंदूज का जो कल्चर था, आइडेंटिटी थी, उससे बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। तो घुरे वर्कड ऑन ट्राइबल्स। His writing on this subject and especially his debate with Warrior Alvin, which first made him known outside sociology and the academic world. तो घुरे का जो वर्क था ट्राइबल के ऊपर, जो उनकी राइटिंग, जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे इस सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसके बेस के ऊपर इनकी वॉरियर एल्विन के साथ में एक डिबेट हुई थी, जिसके बेस के ऊपर उनको एक सोशोलॉजिकल और एकेडमिक वर्ल्ड के बाहर एक तरह से अपनी एक नाम पहचान इनको प्रोवाइड हो गई थी। बहुत सारे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो जो ब्रिटिश यानी वेस्ट के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो भी इंडियन ट्राइब्स के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, एंड बिलीव देम टू बी प्रिमिटिव पीपल विद ए डिस्टिंक्ट कल्चर फार फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदुइज्म। तो उनका ये सोच था, और उनकी सोच भी सही थी, कि भाई जो ट्राइबल पीपल हैं उनका अपना एक कल्चर है, अपना एक सिस्टम है, ट्रेडिशन है, जो कि हिंदू सोसाइटी से बिल्कुल अलग है। दे आल्सो बिलीव दैट द innocent They also believe that the innocent and the simple tribals
would suffer exploitation and cultural degradation through contact with Hindu culture and society। तो उनका ये भी मानना था कि यानी ब्रिटिश सोशलिस्ट का कि जो ट्राइबल जो पीपल है इनोसेंट है, इनके सिंपल ट्राइबल पीपल है इनोसेंट है, अगर ये लोग हिंदू कल्चर के कांटेक्ट में आए तो उनका खुद का जो कल्चर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फॉर दिस रीजन दे फेल्ट दैट द स्टेट हैड ए ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स। तो उनका ये था कहना कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ट्राइब्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करे और उनकी लाइफ को आगे बढ़ने में, कल्चर को आगे बढ़ाने के अंदर हेल्प करे, विच वर फेसिंग कांस्टेंट प्रेशर टू एसोसिएशन विद मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू कल्चर। क्योंकि वो ट्राइब्स उस समय पर हिंदू कल्चर के साथ में मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ने का प्रेशर फील कर रही थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हिंदू सोसाइटी के कल्चर के अंदर उनका खुद का कल्चर सबमर्ज हो जाता। तो उस बेस के ऊपर उनका ये कहना था कि ये जो ट्राइबल पीपल का जो कल्चर है, कस्टम है, वो डेवलप हो, अलग से डेवलप हो, वो हिंदू सोसाइटी के साथ में मर्ज ना हो। तो घुरे बिकम द बेस्ट नॉन एक्सपोनेंट ऑफ नेशनलिस्ट व्यू एंड इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टराइजिंग द ट्राइब्स ऑफ इंडिया एज बैकवर्ड हिंदू रेदर देन डिस्टिंक्ट कल्चर ग्रुप। तो घुरे एक बेस्ट नॉन एक्सपोनेंट नेशनलिस्ट थे जिनका एक अपना व्यूज था, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टराइज द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, एक वो इंडियन ट्राइब्स को जो कि एक बैकवर्ड थी, जबकि कि उसका कल्चरल ग्रुप बिल्कुल अलग था। द प्रोटेक्शनिस्ट बिलीव दैट एसिमिलेशन वुड रिजल्ट इन द सीवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइब्स। जो प्रोटेक्शनिस्ट थे यानी जो इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनका ये मानना था कि एसिमिलेशन वुड रिजल्ट, अगर यानी इनका कल्चर एसिमिलेट हो गया, द सीवियर एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एक्सटेंशन ऑफ द ट्राइब्स, जो ट्राइबल जो पीपल है उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा और उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। तो घुरे एंड द नेशनलिस्ट ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूड दैट दीज इल इफेक्ट्स वर नॉट स्पेसिफिक टू द ट्राइबल कल्चर। तो घुरे और जो दूसरे नेशनलिस्ट थे उनका भी ये मानना था, उन्होंने भी तर्क दिया था कि ये जो इल इफेक्ट्स है वर नॉट स्पेसिफिक टू ट्राइबल कल्चर के ऊपर ही स्पेसिफाइड नहीं है, बट वर कॉमन टू ऑल द बैकवर्ड। यानी ये जो इल इफेक्ट्स हैं वो केवल ट्राइबल पीपल के लिए नहीं बल्कि जितने भी बैकवर्ड पीपल हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शन जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके ऊपर ही अप्लाई होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के अंदर हमने घुरे के बारे में स्टडी किया, अनंत कृष्ण अय्यर को पढ़ा, शरद चंद्र रॉय के बारे में पढ़ा। घुरे ने आगे अपने इस सोसाइटी के बारे में क्या क्या व्यूज दिए उसके बारे में हम नेक्स्ट